हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं और पूरे प्रोसेस को समझते हैं। Environmental impact assessment is a prediction of environmental consequences of a proposed developmental activity, taking into account interrelated socio-economic, cultural, and human health impacts, both beneficial and adverse, along with the discussions alternatives to the action. देखिए, पहले जो ये हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके नाम से इसको समझते हैं। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज की या कंडीशन की समीक्षा करना, एनालिसिस करना। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। और यहाँ पे हम इस टॉपिक में कौन से प्रभाव, कौन से इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं? एनवायरमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना। तो किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी का एनवायरनमेंट के ऊपर बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना, पहले से ही उनको जान लेना, पहले से ही उनकी भविष्यवाणी कर देना, ये अपने आप में पूरा प्रोसेस कहलाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंट के ऊपर किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर क्या हार्मफुल या बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स हैं, कल्चरल जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट होनी है। जैसे कहीं पे रिवर के ऊपर सपोज डैम बना है ना, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रेलवे लाइन जो है वो नई रेलवे लाइन बिछानी है, या कहीं पे हाईवे बनाना है, रोड्स बनानी है ना। तो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है। तो इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का सपोज डैम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो डैम कंस्ट्रक्ट करने से आने वाले फ्यूचर में उस पर्टिकुलर एरिया में एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो उनको पहले से ही बता देना, पहले से ही उनकी भविष्यवाणी कर देना। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आया कहाँ से है। United Nations Environment Program UNEP defines environmental impact assessment as a tool। सबसे पहले इसको जो डिफाइन किया है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी ने डिफाइन किया है। और ये कहा है कि ये एक टूल है। किस तरह का टूल है? इस टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं? टूल used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का डिसीजन लेने से पहले, या प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं? इस टूल की हेल्प से एनवायरनमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इट एम्स टू प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज in project planning and design, find ways and means to reduce adverse impacts, shape projects to suit the local environment, and present the prediction and options to decision makers। तो बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि एनवायरमेंट के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को, इम्पैक्ट्स को अर्ली स्टेज में ही, अर्ली स्टेज का मतलब है जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तभी हम फाइंड आउट कर। और नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर, तो उनके उनको रिड्यूस करने के लिए कुछ मीन्स हैं। उनको रिड्यूस करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, वो भी हम उसके साथ लिख लेते हैं या आइडेंटिफाई कर कर लेते हैं।
जिससे हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, वो लोकल एनवायरनमेंट के कंपैटिबल हो जाता है। जिस एनवायरनमेंट में, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, उस प्लेस पे या उस एनवायरनमेंट में, लोकल एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं प्रोजेक्ट के, वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है। नाउ एक और डेफिनेशन है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट ने दी थी 1999 में, और इन्होंने बताया कि ईआईए एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड मिटिगेटिंग द बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रेलिवेंट इफेक्ट्स of development proposals prior to measure the decisions being taken and commitment made. इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट ने 1999 में डेफिनेशन दी कि ईआई एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और मिटिगेट करते हैं। किनको? एनवायरनमेंट के ऊपर, वही जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन में देखा, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहे हैं, उनका उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी भविष्यवाणी करना, उनको इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने का मतलब है कि सपोज कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन होगा, तो रोड कंस्ट्रक्शन से अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो किस लेवल पे जाएगा ना, उसमें कौन कौन से हार्मफुल जो सब्सटेंस होंगे वो एयर के अंदर आएंगे और एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। और मिटिगेशन का मतलब है कि अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो एयर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, उसके उपाय। ठीक है। तो ये 1999 में डेफिनेशन आई थी। देन ईआईए इज वन ऑफ द सक्सेसफुल पॉलिसी इनोवेशन ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए 20th सेंचुरी में जो आया। टुडे इट इज प्रैक्टिस इन मोर देन 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज से भी ज्यादा में ईआईए जो है बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है। किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी से पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। EIA's mandatory regulatory procedure originated in the early 1970 with the implementation of National Environmental Policy Act NEPA 1969 in the US। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है EIA का, ये यूनाइटेड स्टेट में लाया गया था। वहां पे नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट बनाया गया था 1969 में, जिसमें EIA को मैंडेटरी रेगुलेटरी प्रोसेस बनाया गया। मैंडेटरी का मतलब है कंपल्सरी प्रोसेस। ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं हम अपने इंडिया के अंदर। तो हमारे इंडिया में बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो 1976-77 में स्टार्ट हुआ था, व्हेन द प्लानिंग कमीशन asked the Department of Science and Technology to examine the River Valley project from an environmental angle। 1976-77 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को ये कहा कि इंडिया में जो भी रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डैम वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एग्जामिन करें, देखें कि उनका एनवायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है। टिल 1994 environmental clearance from the central government was an administrative decision and lacked legislative support। लेकिन 1994 तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस को मैंडेटरी नहीं किया गया। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता था किसी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए, लेकिन वो लॉ नहीं ना, उसमें लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं था। ठीक है। फिर क्या हुआ? 27 जनवरी 1994 को द देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 promulgated an EIA notification making environmental clearance mandatory for expansion or modernization of any activity or for setting up new project। तो उस टाइम 1994 में 27 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो था हमारा, उन्होंने जो हमारा 1986 का एक्ट था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें बेसिकली ये नोटिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया, ईआईए को मैंडेटरी कर दिया गया कि क्या मैंडेटरी किया कि अगर किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है या कोई पहले से प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेंशन करना है या उसको मॉडर्न बनाना है या कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी होगा, मतलब उसका ईआईए प्रोसेस करवाना अब मैंडेटरी हो जाएगा। तो 1994 से ये हमारे इंडिया के अंदर क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया।
ठीक है। अब इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं ईआईए प्रोसेस में। तो ईआईए जो हमारा क्या कहते हैं पूरा प्रोसेस है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है। दैट एग्जामिन द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेवलपमेंटल एक्शन इन एडवांस। एनवायरमेंट के ऊपर जो भी नुकसान होने वाले हैं उनको एडवांस में ही पता कर लेना है ना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप इसमें आता है प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग। This entails the application of EIA to those projects that may have significant environmental impacts. Generally project screening इसलिए की जाती है, पहला जो स्टेप है इसमें ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए EIA होना कंपलसरी है या नहीं, है ना। तो इसका जो पहला स्टेप है वो ये निर्धारित करता है कि जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसके लिए EIA की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर आवश्यकता है तो वो किस स्तर पे होगी, उसका जो इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, है ना, उसकी क्या स्टेज हो। ठीक। इट क्वाइट लाइकली हाउएवर दैट स्क्रीनिंग इज डन पार्टली बाय EIA regulations ऑपरेटिंग इन अ कंट्री एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। अब EIA कौन करेगा? तो जिस कंट्री के अंदर वो प्रोजेक्ट लगने वाला है उस कंट्री के जो भी EIA रेगुलेशंस बने होंगे, कोई EIA रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, वो इस प्रोसेस को कंडक्ट कराए। स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया बेसिकली तीन जो ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर बेस्ड है। पहला है स्केल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर किस तरह का डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट की लोकेशन लोकेशन क्या है, किस साइट पे वो बनने वाला। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग की जाती है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए EIA की रिक्वायरमेंट है या नहीं। दूसरा स्टेप है इसमें स्कोपिंग। This step seeks to identify at an early stage the key significant environmental issues from among a host of possible impact of a project and all the available alternative। इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी important environmental issues है ना, और जो important environmental issue है उनका environment के ऊपर क्या impact हो सकता है, ठीक है, तो उनको बेसिकली यहाँ पे उनका निर्धारण कर लिया जाता है कि इनकी अब आगे चल के क्या होना है, एनालिसिस। ठीक है। तो और इसमें ये भी तय कर लिया जाता है कि जो EIA होगा, है ना, उसकी स्टडी की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, और किस टाइम तक EIA किया जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको देखें तो यह चरण उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों का निर्धारण करता है जिनकी आगे जांच की जानी है। ठीक है। और साथ में ये अध्ययन की सीमा, मतलब स्टडी करने की जो लिमिट है वो टाइम पीरियड है उसको भी परिभाषित करता है, उसको भी बताता है स्कोपिंग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसलाइन डाटा। अब देखिए कोई भी हम स्टडी करेंगे उसके लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो डाटा को कैसे कलेक्ट करना है और कौन कौन सा डाटा EIA में यूज हो रहा है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो बेसलाइन डाटा क्या है? बेसलाइन डाटा डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टडीड एरिया। जो जिस एरिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है उस साइट का एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है, वहाँ की एयर कंडीशन क्या है, वहाँ की वाटर क्वालिटी क्या है, वहाँ पे फॉरेस्ट है या नहीं है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है या नहीं है। तो वहाँ का सारा डेटा कलेक्ट किया जाए। द साइट स्पेसिफिक प्राइमरी डेटा शुड बी मॉनिटर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स एंड सप्लीमेंटेड बाय सेकेंडरी डेटा इफ अवेलेबल। तो उस साइट का प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, और साथ में अगर कोई सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है तो उसको भी कंसीडर किया जाए। तो अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। प्राइमरी डेटा आर दोज विच नीड टू बी कलेक्टेड इन द फील्ड टू डिफाइन द स्टेटस ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है। प्राइमरी डेटा वो होता है कि जिस एरिया में डेवलपमेंटल एक्टिविटी होने वाली है वहां पे जाके कलेक्ट किया जाता है ना। और इस प्राइमरी डेटा से वहां के एनवायरनमेंट का एक तरीके से हमें स्टेटस पता चलता है, लाइक एयर क्वालिटी क्या है वहाँ की, वाटर क्वालिटी क्या है, एटसेट्रा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? द सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा विच हैव
बीन कलेक्टेड ओवर द ईयर। उस पर्टिकुलर साइट का जो काफी टाइम से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको सेकेंडरी डेटा बोला गया। तो प्राइमरी डेटा तो प्रेजेंट टाइम का डेटा हो गया, लेकिन सेकेंडरी डेटा जो है वो कई सालों से उस पर्टिकुलर साइट का डेटा जो कलेक्ट किया गया है उसको भी कंसीडर किया जाता है, और देखा जाता है कि पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में जो सेकेंडरी डेटा है उसमें कितना चेंज आया। इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल सिनेरियो ऑफ द स्टडी एरिया। फोर्थ है इसमें इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। Identify the project activities which may have an impact on the environment। ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिन एक्टिविटीज का एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल या नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। अब वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के टाइम में, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम में, या प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल फेजेस के टाइम में, जब भी एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल इम्पैक्ट, टेम्परेरी एंड परमानेंट इम्पैक्ट नीड टू बी प्रिडिक्टेड, है ना। अब जो प्रभाव है वो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल भी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब तरह के इम्पैक्ट्स को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। उस अब ये क्या क्या है जो इम्पैक्ट प्रिडिक्ट किया जाते हैं, जैसे एयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नॉइज का क्या लेवल है, वाटर, लैंड, बायोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक, है ना। तो जब हम एयर का डेटा कलेक्ट करेंगे, एयर के लिए प्रिडिक्शन करेंगे, तो देखेंगे चेंजेस इन एम्बाइंट लेवल एंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन ड्यू टू टोटल इमिशन फ्रॉम पॉइंट, लाइन एंड एरिया सोर्सेज। ठीक है। डेवलपमेंटल एक्टिविटी के कारण एम्बाइंट लेवल में और ग्राउंड लेवल के जो कंसंट्रेशन है एयर के, उनके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। फिर सॉइल, मटेरियल, वेजिटेशन और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। एयर पॉल्यूशन होगा तो उसका इन सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे ही नॉइज के ये चेक करते हैं, नॉइज इन एम्बाइंट लेवल ड्यू टू नॉइज जनरेटेड फ्रॉम इक्विपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी, वहां पे कई तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे, वहां पे व्हीकल्स का मूवमेंट होगा, तो उससे वहां के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आएंगे और उसका फ्लोरा, फोना और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसे ही वाटर का देखा जाता है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल है नहीं है। उस प्रोजेक्ट के कारण नियर बाय जो वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर क्या चेंजेस हो सकता है, उनमें पॉल्यूशन होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में या आगे जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो वाटर क्वालिटी के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, इन सबको कलेक्ट किया जाता है। फिर लैंड में क्या चेंज आएंगे, चेंजेस इन लैंड यूज एंड ड्रेनेज पैटर्न। उस पर्टिकुलर एरिया का जो एक ड्रेनेज पैटर्न है क्या उसमें कुछ चेंज आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। लैंड की क्वालिटी में क्या चेंज आएगा, है ना, ये सब देखा जाता है। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो उस पर्टिकुलर एरिया में डिफॉरेस्टेशन होगा या ट्री कटिंग होगी, एनिमल हैबिटेट जो है वो श्रिंक कर जाएगा या पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस तरह के इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट कर लिया जाता है। वहाँ के फ्लोरा और फौना पे कंटामिनेंट्स और पॉल्यूटेंट्स के कारण उनके हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। फिर अगर उस एरिया में कोई रेयर या एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या एंडेमिक स्पीशीज हैं, एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। और सोशो इकोनॉमिक की बात करें तो लोकल कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पॉपुलेशन में क्या चेंज आ सकता है, लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस में क्या चेंज आ सकता है, लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस प्रोजेक्ट का, और उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो उससे क्या इम्पैक्ट, है ना। तो इस तरह के जितने भी इम्पैक्ट्स हैं उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है इस प्रोसेस में। फिर फिफ्थ है असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, डेलिनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। इस मेनली फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं उनको दूर करने के, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो उनको खत्म करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाते हैं। ठीक है। मिटिगेशन प्रोसेस बेसिकली इसको बोला गया है। फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाइड। हर एक प्रोजेक्ट के लिए जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ऑल्टरनेटिव शुड कवर बोथ प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। ऑल्टरनेटिव्स जो है वो प्रोजेक्ट की लोकेशन के हिसाब से
लिए जाते हैं, और साथ में जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है उसमें क्या क्या प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको कवर किया जाए। ऑल्टरनेटिव शुड कंसीडर नो प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। जब ऑल्टरनेटिव तय किए जाते हैं और कहीं बीच इस प्रोसेस में ये लगता है कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान है ना, तो उस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही ना किया जाए, है ना, तो इस तरह के ऑप्शन भी तैयार रखे जाते हैं, नो प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। Alternative should then be ranked for selection of the best environmental option for optimum economic benefits to the community at large. उसके बाद जितने भी ऑल्टरनेटिव्स तय किए जाते हैं उसमें से सबसे अच्छे ऑल्टरनेटिव एनवायरमेंटल ऑप्शंस जो होते हैं उनको चूज किया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो कम्युनिटी है रहने वाली उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल सके। फिर एक बार जब सारे ऑल्टरनेटिव रिव्यू कर लिए जाते हैं तो एक मिटिगेशन प्लान तय किया जाता है, एक मिटिगेशन प्लान बनाया जाता है, और वो किसके साथ बनाया जाता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के साथ साथ। A mitigation plan should be drawn up for the selected option and is supplemented with an environmental management plan to guide the proponent towards environmental improvement. तो मिटिगेशन प्लान और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को मिक्स करके जो एक प्लान बनता है वो प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स को दे दिया जाता है या उनको बता दिया जाता है। प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट की कौन है, जो प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वो बनाना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट के समर्थक हैं, जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट में को इम्प्रूव कर सके और जिससे कि एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट भी हो सके कि उनके प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो वो कम से कम हो जाए। जब ये सारा हो जाता है तो फिर एक ईआईए रिपोर्ट बनाई जाती है ना। इस ईआईए रिपोर्ट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ईआईए रिपोर्ट शुड प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर ऑन द डिफरेंट एनवायरमेंटल सिनेरियोज। अब ये जो रिपोर्ट तैयार होती है ना, तो ये रिपोर्ट को स्टडी करके जो डिसीजन मेकर होते हैं उनको बहुत आसानी हो जाती है बेसिकली। डिसीजन मेकर को ईआईए रिपोर्ट पढ़ के ये समझ में आ जाता है कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, इसके एनवायरनमेंट के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इनको रोकने के लिए ये उपाय मिटिगेशन किए जाए। अब इसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें ऑप्शन सारे होते हैं कि अगर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो क्या सिनेरियो रहेंगे, है ना, विद और विद द प्रोजेक्ट। फिर प्रोजेक्ट नहीं होगा तो क्या सिनेरियो होंगे, और प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो क्या होंगे। जैसे अगर सिंपल प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा आगे, है ना, तो क्या इंफॉर्मेशन या क्या डिसीजन लेना चाहिए। प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो उससे रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, या प्रोजेक्ट बनाएंगे लेकिन प्रोजेक्ट में हम एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट का ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे। तो जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है अपना निर्णय लेना। Six, the public hearing. Law requires that the public must be informed and consulted on a project proposed development after the compilation or completion of EIA report. जब एक बार EIA रिपोर्ट बन जाती है तो जो लोकल एरिया में, वहाँ पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ के पब्लिक के, वहाँ के रहने वाले लोगों की राय ली जाती है, उनकी उनके व्यूज लिए जाते हैं। तो anyone likely to be affected by the proposed project is entitled to have access to the executive summary of the EIA. कोई भी व्यक्ति उस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो एंटाइटल है, उसके पास ये एक तरीके का कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव समरी जो है ईआईए की, या जो ईआईए रिपोर्ट है उसको बेसिकली वो स्टडी कर सकता है। तो जो अफेक्टेड पर्सन है वो कौन कौन हो सकते हैं, बोनाफाइड लोकल रेजिडेंट्स, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ की कुछ लोकल एसोसिएशंस होंगी, वहाँ के एनवायरमेंटल ग्रुप्स होंगे जो एक्टिव होंगे उस एरिया में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे होंगे, और कोई भी ऐसा पर्सन जो उस प्रोजेक्ट साइट पे या उस साइट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे रह रहा हो या प्रेजेंट। जैसे कहीं पे डैम बनना है और डैम बनने के कारण कुछ लोगों को उस प्लेस से हटा के दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है, रिप्लेस करना है, वहां पे ले जाना है उनका, रिहैबिलिटेशन करना है उनका, है ना। तो ये सब लोग किस में आएंगे,
अफेक्टेड पर्सन्स में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे पर्सन जो हैं अपने व्यूज दे सकते हैं। और ये व्यूज किसको देंगे? दे आर टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ओरल और रिटर्न सजेशन। ओरल या रिटर्न सजेशन वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उस प्रोजेक्ट के बारे में दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगेगा तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो। तो ये रिटर्न और ओरल में दे सकते हैं। उसके बाद है सेवन, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड द इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट के समर्थक हैं, और जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होगी, है ना, उनके बीच में आपस में बैठ के कंसल्टेशन होता है और उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है या नहीं करना। The decision on environmental clearance is arrived through the number of steps, including evaluation of EIA and EMP. अब ये जो EIA रिपोर्ट बनाई गई है, ये जो EIA प्रोसेस किया गया है, इसमें जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान और मिटिगेशन प्लान दिया गया है, इनका इवेल्युएशन करने के बाद डिसीजन लिया जाता है और तभी उसी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी जाती है। और लास्ट इसमें एट्थ है, मॉनिटरिंग द क्लियरेंस कंडीशंस। Monitoring should be done during both construction and operational phases of a project. EIA रिपोर्ट बन गई। EIA रिपोर्ट में अब प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी, स्टार्ट होने के बाद भी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ना। जो क्लियरेंस कंडीशंस हैं EIA के अंदर, उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये मॉनिटरिंग जो होती है वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे होती है, और जब प्रोजेक्ट हमारा ऑपरेशनल फेज में आ जाता है तब मॉनिटरिंग की जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है? This is not only to ensure that the commitment made are compiled with, but also to observe whether the prediction made in the EIA report were correct or not. तो इसमें यह देखा जाता है कि जो EIA रिपोर्ट में कमिटमेंट्स किए गए हैं, क्या उनको पूरा किया जा रहा है? जो प्रिडिक्शन बताए गए हैं, है ना, वो प्रिडिक्शन सही है या गलत है? तो इस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। Where the impacts exceed the predicted levels, corrective action should be taken. और जहां पे भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन फेजेस में कभी भी ये मॉनिटरिंग के टाइम पे पता चलता है कि जो भी काम किया जा रहा है, जो इम्पैक्ट्स हैं, वो प्रिडिक्ट किए थे उससे कहीं ज्यादा हो रहे हैं, तो बीच में भी क्या कर सकते हैं? करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। Monitoring will enable the regulatory agency to review the validity of prediction and the condition of implementation of the environmental management plan. तो रेगुलेटरी एजेंसी जब मॉनिटर करती है तो उनके लिए इजी हो जाता है, और वो प्रिडिक्शंस की, कंडीशंस की एक तरीके से उनको रिव्यू कर सकती हैं और उस प्रोजेक्ट को काफी हद तक ऐसा बना सकती हैं, बीच बीच में करेक्टिव मेजर्स लेके, जिससे कि एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो, और जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EIA रिपोर्ट के अंदर उस प्रोजेक्ट से संबंधित दिया गया है उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के फायदे क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझ लेते हैं। EIA लिंक एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट तो हमें करना ही करना है, हर एक कंट्री डेवलपमेंट करना चाहती है, लेकिन उसमें एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। तो EIA उन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, जिससे कि वो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है? एनवायरमेंटली सेफ हो जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कहलाता है, क्योंकि एनवायरमेंट के ऊपर अगर कम से कम नुकसान होगा तो एनवायरमेंटली सेफ होगा और सस्टेनेबल। दूसरा, EIA provides a cost-effective methods to eliminate or minimize the adverse impact of developmental projects. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए EIA जो है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड प्रोवाइड करता है। थर्ड है, EIA enables the decision makers to analyze the effect of developmental activities on the environment. जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बेसिकली ये हेल्प मिलती है कि वो इजीली एनालाइज कर पाते हैं कि डेवलपमेंटल एक्टिविटी का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, वेल बिफोर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंट। मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही
डिसीजन मेकर को इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन EIA encourages the adaptation of mitigation strategies in the developmental plan। तो EIA ये भी एनकरेज करता है कि जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो पहले ही मिटिगेशन प्लान बना लिया जाए। पहले ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए उपाय साथ में रखे जाए, प्लान में रखे जाए। एंड फिफ्थ, EIA makes sure that the development plan is environmentally sound and within the limits of the capacity of assimilation and regeneration of the ecosystem। EIA जो है डेवलपमेंटल प्लान या डेवलपमेंटल एक्टिविटी या प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटली साउंड बनाता है। एनवायरमेंटली साउंड बनाने का मतलब है कि एनवायरमेंट के ऊपर उस प्रोजेक्ट के कम से कम इम्पैक्ट पड़ेंगे, और उनको इकोसिस्टम की जो भी एक्टिविटीज हैं, इकोसिस्टम के जो भी फंक्शन है एसिमिलेशन और रीजनरेशन का, उनकी लिमिट में ले आता। तो कोई भी चीज अगर इकोसिस्टम या एनवायरमेंट की लिमिट में रहेगी तो वो एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये जो प्रोसेस है EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, हमारे इंडिया में 1994 से बेसिकली ये मैंडेटरी है। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस हुए हैं, जैसे EIA में 2006 में चेंज किए गए हैं कुछ, है ना। और उसके बाद अभी 2020 में एक ड्राफ्ट आया है नया EIA का, उसको किसी हम और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज है पसंद आ रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।